जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम उच्चतम न्यायालय के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर उच्चतम न्यायालय क्या होता है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसका भारत में उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। अब इसका गठन कैसे हुआ हम वो भी जानेंगे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे CJI बोलते हैं और फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार केवल संसद को है। अब हम इनकी नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब योग्यता क्या क्या होती है एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, वो जानेंगे हम। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता होना जरूरी है। पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो। तीसरा है, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष जानकार हो। अब हम जानेंगे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, फिर भी इसके संबंध में 3 कारण हैं। पहला है, ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। दूसरा है, यह अपना त्याग पत्र लिखित में राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तीसरा है, इन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम जानेंगे। इन्हें सिद्ध कदाचार या असमर्थता की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है। लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष, जो कि लोकसभा के संबंध में, या सभापति, जो कि राज्यसभा के संबंध में होगा, को दिया जाता है, जिसे अध्यक्ष या सभापति स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 संसदीय समिति का गठन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला है, इस समिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। दूसरा है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तीसरा है, प्रतिष्ठित न्यायवादी। यदि समिति न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के लिए दोषी करार मानती है तो इस प्रस्ताव को संसद में दोनों सदन कौन कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष 2/3 विशेष बहुमत से पारित कर इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब जानेंगे वेतन और भत्ते के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, जिसे संसद द्वारा भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है, जिसे संसद को कम करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कॉलेजियम की सलाह पर। तदर्थ न्यायाधीश, जिसे एडॉक के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कभी कोरम करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तब भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति और उस संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेनी होती है तथा इनके भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 130 में भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान कहीं और नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के न्यायालय को कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, जिसमें पहला है अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय की बात की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई मामला उच्चतम न्यायालय में जाता है और उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो वह निर्णय कानून बन जाएगा, जिसे अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में अगर इस प्रकार का मामला दोबारा किसी उच्च या अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो उस मामले पर वही फैसला दिया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। इन अभिलेखों पर किसी अन्य न्यायालय में चल रहे मामलों के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दंड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत बताया गया है, जिसे प्रारंभिक अधिकारिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें केवल और केवल ऐसे मामले लाए जाते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में ही हल किया जा सकता है, जो कि निम्न है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, इसे केवल और केवल कहाँ सुलझाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। राज्य और राज्य के बीच का विवाद हो, इसे भी उच्चतम न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। तीसरा है दो ग्रुप, जिसमें पहला केंद्र राज्य और दूसरा राज्य राज्य के बीच का विवाद हो। अब नोट, निम्न विवाद जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है दो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता हो, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले आदि। ये सभी मामले जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट है अपीलीय अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 132 में अपीलीय अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी प्रकार के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। अब जिसमें पहला है दीवानी मामले। संविधान के अनुच्छेद 133 में दीवानी मामले के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति से जुड़े हुए मामलों को उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपराधिक मामले। संविधान के अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामले के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय कर सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा पहला आरोपी व्यक्ति पर लगे दोष के आदेश को पलटकर उसे सजाए मौत दी हो। दूसरा है किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोप व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उसे सजाए मौत दी हो। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों को बदल भी सकता है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद किसी भी स्थिति में ना तो कम कर सकती है और ना ही छीन सकती है। संविधान के अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकार में वृद्धि संसद द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 139 के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 में बताया गया है। रिट 5 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा आदि। संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर सभी न्यायालयों पर मान्य होगी। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए नियम को यदि कोई उच्च या जिला न्यायालय नहीं मानता है तो उच्चतम न्यायालय नियमों को लागू कराने के लिए प्रवर्तनीय होगा, यानी उस पर इन्फोर्स करेगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है, जिस पर राष्ट्रपति दो प्रकार के मामलों पर ही सलाह ले सकता है। पहला है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि व समझौते पर उत्पन्न हुए विवाद पर। तो इस पर भी क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। वहीं दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य होता है, जिस पर राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी, जो कि बाध्यकारी नहीं है। ये सब राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है। इसके संबंध में दो शर्तों का पालन करना जरूरी है, जिसमें पहली यह है कि कोई भी नियम बनाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश रहना आवश्यक है, तथा दूसरी यह है कि संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।